Hello lovely kids, once again welcome to my class. First of all, how are you? I hope you all are doing very good. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉटनी की क्लास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उससे पहले कुछ बातें हो जाए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आप सब बहुत मेहनत करिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स पास में आने वाले हैं, तो आप लोग फुल एनर्जी के साथ और फुल डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी के साथ अपनी स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है बच्चों, फुल उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं कि ये इसका नंबर क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक लार्ज ऑर्गेनिल होता है। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनिल होता है और ये सेल के फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। क्या करता है, ये सेल के फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की नीड है, तो उसमें क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, या उसको एटीपी सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर किसी सेल को कम एनर्जी की ज़रूरत है तो उसमें एटीपी सिंथेसिस भी क्या होगा, कम होगा, या उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसी तरह से हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में, उसके नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया शेप एंड साइज, उसके डायमीटर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा सेल। अगर हम सेल की बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किस सेल में प्रेजेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, किस सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगर इसके नंबर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अगर हम देखते हैं, तो नंबर जो होता है बच्चों वो सेल के फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। इसका नंबर जो होता है डिपेंड ऑन सेल के फिजियोलॉजी पर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, फिजियोलॉजी ऑफ सेल, यानी कि डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजी ऑफ सेल, यानी सेल के फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गेनिल होता है और ये फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है सेल के। ठीक है, अगर किसी सेल को अधिक एनर्जी की ज़रूरत है या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस या एटीपी की रिक्वायरमेंट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और कम है तो कम हो जाएगी। आइए आगे हम बात करते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मसल सेल। कौन सा हो जाएगा, मसल सेल। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, मसल्स सेल हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो है स्टैंड। अगर स्टैंड की देखें कि स्टैंड में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गेनिल होता है। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गेनिल होता है, बट हम इसको किसी भी डाई में बिना डाई या स्टैंड किए हुए किसी लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, हम किसी भी
माइक्रोस्कोप में इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, हमें इसको डाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोलाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो डाई होता है, जिस डाई में हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, तो उस डाई का नाम क्या है, तो उस डाई का नाम है बच्चों जेनस ग्रीन। जो डाई है उसका नाम क्या है, जेनस ग्रीन। क्या है बच्चों, जेनस ग्रीन। ये क्या होती है, एक बेसिक डाई होती है। क्या होती है बच्चों, क्या होती है ये, बेसिक डाई होती है। ये कैसी डाई होती है, बेसिक डाई होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बिना स्टेन किए नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी शेप, साइज और नंबर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। किसके, शेप, साइज एंड नंबर। शेप, साइज एंड नंबर की बात करें अगर हम, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, साइज एंड नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी शेप, साइज जो होती है वो डिफरेंट सेल्स को वेरी करती है। क्या करती है, डिफरेंट सेल्स में वेरी करती है। या हम कहें कि इसका जो शेप जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है बच्चों, सिलेंड्रिकल होती है। तो क्या लिख देंगे, वेरी इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, क्या करती है ये, डिफरेंट सेल्स में वेरी करती है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, शेप एंड साइज। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं, अगर इसकी हम शेप देखें तो शेप कैसी होगी इसकी बच्चों, कैसी शेप हो जाएगी, सिलिंड्रिकल। कैसी हो जाएगी, सिलिंड्रिकल। ठीक है बच्चों, सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगी। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप इसकी हो गई। कैसी शेप हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, सिलिंड्रिकल शेप हो गई। आइए आगे हम बात करते हैं इसके डायमीटर की। अगर हम इसकी डायमीटर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका डायमीटर कितना होगा बच्चों, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। कितना होगा बच्चों, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। यानी कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसकी एवरेज डायमीटर की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एवरेज डायमीटर। किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज डायमीटर की बात अगर हम करते हैं तो एवरेज डायमीटर जो होता है वो कितना हो जाएगा, 0.5 माइक्रोमीटर। कितना हो जाएगा, 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, कितना हो रहा है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डायमीटर तो है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और एवरेज अगर डायमीटर की बात करें तो वो है 0.5 माइक्रोमीटर। क्या है बच्चों, 0.5 माइक्रोमीटर। आइए आगे हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। अगर हम बात करें कि जो इसका लेंथ होता है वो कितना होता है, अगर लेंथ की हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी लेंथ जो होती है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो क्या होती है, 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों, लेंथ कितनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, 1 से लगाकर 4.1 माइक्रोमीटर होती है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ एक नोट की, अगर हम बात करें तो नोट में हम लिख सकते हैं
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख सकते हैं क्या? मैंने अभी बताया भी आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे हम बिना स्टेन किए लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। तो हम यहाँ पॉइंट करके लिख सकते हैं कि नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्या लिख सकते हैं बच्चों? नॉट विजिबल, नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, ये एक नोट है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेशन के बारे में, अगर हम बात करें तो जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रेस्पिरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पॉइंट जो हमारा है रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है? एरोबिक होता है। कैसा होता है रेस्पिरेशन? एरोबिक होता है। एरोबिक मतलब जो उसमें ग्लूकोज है वो क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो होगी एटीपी के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में चली जाएगी? एटीपी के फॉर्म में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने से क्या होती है? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और किस फॉर्म में चली जाएगी? एटीपी की फॉर्म में चली जाएगी। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें एटीपी सिंथेसिस होगा। क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एटीपी सिंथेसिस अगर हम देखें एटीपी सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी बात किया कि जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस में जाती है? किस फॉर्म में जाती है? एटीपी के फॉर्म में जाती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए क्या बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को? इसीलिए क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, एक और नोट की बात करें, क्या बात करें? एक नोट की और बात करें अगर, तो क्या होगा बताओ? कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? यहां मैं लिख देती हूं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन है बच्चों? किसे बोलेंगे? यानी कि हमने पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को। और उसी तरह हम एक और चीज बोल सकते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे बोल सकते हैं? एटीपी को। कौन होगा? एटीपी। किसे बोलेंगे बच्चों? एटीपी को। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है बच्चों, कुछ हमने जनरल टॉक किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो हमारी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। सभी जानते हैं
ये जो है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके काम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर बात करूं इस आउटर लेयर की, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, राइट बच्चों। और आपको दिख रही है 2 मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो अंदर वाली क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इनर मेम्ब्रेन। ये वाली क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, आउटर लेयर पे या आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम बोलते हैं पोरिन्स प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पोरिन्स प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, पोरिन्स प्रोटीन बोलते हैं। ये आउटर, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पोरिन्स प्रोटीन बोलते हैं इनको, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, 70S राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। ये क्या है बच्चों, 70S राइबोसोम। और इसकी अगर बात करें, ये एक सर्कल आपको संरचना दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है dsDNA, यानी कि डबल स्टैंड डीएनए। क्या है ये, dsDNA, डबल स्टैंड डीएनए, ठीक है बच्चों। क्या है ये, डबल स्टैंड डीएनए। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर, यानी कि बीच में कुछ इस तरह से संरचना बिखरी हुई दिखाई दे रही है आपको। ये जो संरचना है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चों, मैट्रिक्स। क्या है, इस संरचना को हम बोलेंगे, अंदर जो बिखरी हुई संरचना है इसको हमने बोला मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आपको कुछ इनवेजिनेट होती हुई दिखाई दे रही है, इनवेजिनेट होते हुई दिखाई दे रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होगी, कंटिन्यूअस होगी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई इनवेजिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इनवेजिनेट हो रही है। ये वाली मेम्ब्रेन क्या हो रही है, कुछ इस तरह से इनवेजिनेट हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यू। क्या बोलेंगे बच्चों, डिसकंटिन्यू। तो इनर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी बच्चों। कैसी हो जाएगी, डिसकंटिन्यू, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टी। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टी, ठीक है। ये जो, इसे हमने क्या बोला, पेन चेंज कर दूं ताकि क्लियर हो। ये जो हो रही है, क्या हो रही है, ये इनवेजिनेट हो रही है, इनवेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, इनवेजिनेट हो रही है, यानी कि क्या बना रही है, क्रिस्टी बना रही है। क्या बना रही है बच्चों, क्रिस्टी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे,
क्रिस्टी। क्या बोलेंगे इसको? क्या है ये? क्रिस्टी। यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है? इनवेजिनेट हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है? उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टी बोलेंगे। ठीक है, क्रिस्टी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? जो सरफेस एरिया होगी इनर मेम्ब्रेन की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसके इन्वेजिनेशन के कारण क्या होगी? जो इनर मेम्ब्रेन की जो सरफेस होगी ना वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ जो उसके अंदर एंजाइम कंटेंट होंगे, इसके अंदर जो एंजाइम कंटेंट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो आगे अगर हम बात करें कि आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है बच्चों, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे हमने क्या बोला? ये जो स्पेस, इस स्पेस को हमने बोला आउटर कंपार्टमेंट। क्या बोला? आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, क्या बोला बच्चों? यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस को हमने बोला आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, क्या बोला हमने? आउटर कंपार्टमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? इस वाले स्पेस को क्या बोला हमने? इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनर कंपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में? 2 कंपार्टमेंट हो गए, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट कौन सा हो गया? जो आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच की स्पेस जो है उससे हमने बोल दिया आउटर कंपार्टमेंट, और जो अंदर का जो स्पेस है उसको हमने बोल दिया इनर कंपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो वो है, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि हमने इस डायग्राम में देखा था आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है डिफरेंस। अगर हम फर्स्ट इसमें डिफरेंस लिखना चाहें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, तो क्या हो जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी थी? कंटिन्यूअस थी, यानी उसमें कोई इन्वेजिनेशन नहीं हो रहा था, इन्वेजिनेट नहीं हो रही थी आउटर मेम्ब्रेन, तो वो कैसी हो जाएगी? कंटिन्यूअस हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसी हो जाएगी? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। डिसकंटिन्यूअस क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन थी उसके अंदर क्या हो रहा था? मेम्ब्रेन जो हो रही थी वो इनवेजिनेट हो रही थी। इनवेजिनेट होने से वो क्या हो रहा था? क्रिस्टी बन रही थी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी? डिसकंटिन्यू। तो हमारा फर्स्ट जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? फर्स्ट जो होगा आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी। ठीक है बच्चों, और इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो कैसी होगी? डिसकंटिन्यूअस होगी। ठीक है बच्चों, कैसी होगी ये? डिसकंटिन्यूअस होगी। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें सेकेंड डिफरेंस की, अगर हम बात करते हैं तो जो आउटर मेम्ब्रेन था उसके उस मेम्ब्रेन पर क्या थे? स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट थे, जिसे हम क्या कह रहे थे? पोरिन प्रोटीन कह रहे थे। क्या बोल रहे थे? पोरिन्स प्रोटीन। तो इसमें क्या लिख देंगे? सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर क्या होगा? पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? एब्सेंट। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? एब्सेंट।
अगर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोर परमिएबल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या सी होगी, मोर परमिएबल। कैसी हो जाएगी बच्चों, मोर परमिएबल। ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो कैसी हो जाएगी, लेस परमिएबल। कैसी हो जाएगी बच्चों, लेस परमिएबल। ठीक है। अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो क्या था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों पर क्या थे, एंजाइम्स प्रेजेंट थे। क्या थे, एंजाइम्स प्रेजेंट थे। तो दोनों में क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स। ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट। ठीक है बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की, अगर हम बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन थी ना उस पे क्रिस्टी क्या हो रहे थे, एब्सेंट हो रहे थे। क्रिस्टी क्या हो रहे थे, एब्सेंट हो रहे थे। क्यों भाई, क्योंकि जो आउटर लेयर थी वो तो कंटिन्यूअस थी, उसमें कोई इन्वेजिनेशन नहीं हो रहा था, इसीलिए क्या थे, इसमें क्रिस्टी नहीं थे। ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसमें कि क्रिस्टी क्या होंगे, एब्सेंट। और इनर मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, क्रिस्टी प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा डिफरेंस। ठीक है। आगे और भी डिफरेंस है, वो सब आपका होमवर्क रहेगा, उसको आपको करना है और डिफरेंस लिखने हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। जो आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ठीक है। कितने कंपार्टमेंट में, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। हमने हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जो इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उससे हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और अंदर के जो जहाँ मैट्रिक्स होता है उस वाले स्पेस को हम बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। तो जो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है बच्चों, आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है बच्चों। और सेकंड क्या है, इनर कंपार्टमेंट। अगर हम आउटर कंपार्टमेंट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया जो इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्पेस बिटवीन, क्या लिख सकते हैं, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। क्या लिख सकते हैं, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे हम, इस स्पेस को क्या नाम देंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या है बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी कि जो आउटर कंपार्टमेंट है उसमें इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, आउटर कंपार्टमेंट। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आगे अगर हम बात करें तो इनर कंपार्टमेंट है, इसको हमने क्या बोला, मैट्रिक्स। इसको और क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों।
इनर कंपार्टमेंट में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है प्रेजेंट। उस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, होमोजीनियस। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, यानी कि जो इनर कंपार्टमेंट है उसके अंदर पूरे डायग्राम में देखा था अंदर स्पेस जो बिखरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, वो कैसा मैट्रिक्स होगा, होमोजीनियस मैट्रिक्स होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर डीएनए की अगर हम बात करें, ठीक है, इस इनर कंपार्टमेंट में अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो इसमें डीएनए जो होता है वो कैसा प्रेजेंट होता है, डीएनए जो होता है वो सिंगल डीएस। डीएनए कैसा होता है, सिंगल डीएस, यानी कि बताया था मैंने डबल स्टैंड। क्या होता है, डबल स्टैंड डीएनए होता है। ठीक है, और कैसा होता है, सर्क्यूलर नेक्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, सर्क्यूलर नेक्ड डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है बच्चों, सर्क्यूलर नेक्ड। यानी कि जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है, होमोजेनियस कहलाता है। और उसके अंदर अगर हम डीएनए की बात करते हैं इनर कंपार्टमेंट में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कंपार्टमेंट में अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो सिंगल डबल स्टैंड सर्क्यूलर नेक्ड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कैसा डीएनए, सिंगल डीएस और सर्क्यूलर नेक्ड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। कैसा क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। आगे अगर हम इसमें राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा, 70S टाइप का। इसीलिए इसमें क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होती है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस इसीलिए होती है क्योंकि इसमें 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इस साथ ही साथ क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और बताओ और क्या प्रेजेंट होंगे, और इसमें आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, कुछ आरएनए प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे, कुछ आरएनए प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा उसमें, टीआरएनए। ठीक है, क्या होगा, टीआरएनए प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर हम बात करें इनर कंपार्टमेंट की, अगर हम बात करते हैं बच्चों तो क्या है, मैट्रिक्स के अंदर वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, इनर कंपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और इसके अंदर अगर डीएनए की बात करते हैं तो सिंगल डबल स्टैंड सर्क्यूलर नेक्ड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो राइबोसोम होता है ना वो 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सिंथेसिस यानी कि एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कुछ। इसके अंदर अगर हम बोले फ्यू आरएनए प्रेजेंट होते हैं और टीआरएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का कंपार्टमेंट जो कि 2 टाइप में डिवाइड है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने 2 टाइप पढ़ दिया। अब इसमें एक और पॉइंट रह गया कि इन दोनों कंपार्टमेंट में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या बच्चों, इस दोनों कंपार्टमेंट यानी कि आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिससे हम बोलते हैं इक्वियस फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वियस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, इक्वियस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंपार्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं एटीपी सिंथेसिस, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होता है उसको हम देखते हैं कैसे होता है। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होती है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो आइए देखते हैं कि इसमें
और एटीपी सिंथेसिस को और क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और क्या बोलते हैं इसको? एटीपी सिंथेसिस को ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी इसी को बोलते हैं। अभी इसकी प्रोसेस जो है वो कैसे होती है आइए देखते हैं। पहले इस डायग्राम को समझते हैं, इस डायग्राम में क्या है। तो ये जो आउटर लेयर जो आपको दिख रही है, पता ही है आपको क्या है, ठीक है? ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन जो कि वेजिनेट हो रही है। अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में भी देखा था, तो वहाँ तो अपन को सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब अंदर की अगर हम बात करें कि ये क्या संरचना दिखाई दे रही है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो ये संरचना है, इसके अंदर कुछ इस तरह से बिखरी हुई संरचना है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है बच्चों? ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर हम ये जो क्रिस्टी है, इसके ऊपर जो ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना की अगर बात करें, ये क्या है बच्चों? क्रिस्टी। क्या है ये? क्रिस्टी, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसकी एक की जो लट्टू नुमा संरचना दिखाई दे रही है, अगर इस एक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो क्या है आइए देखते हैं। जो ऊपर वाला सर्कल भाग जो दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो सर्कल भाग दिखाई दे रहा है, उसको हमने बोला हेड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हेड। ये क्या है? हेड, ठीक है। और ये बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे हम बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉक, ठीक है। ये क्या है? स्टॉक। अब अगर बात करें ये पीछे वाले पार्ट की, यानी इस पार्ट की अगर बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा बच्चों? बेस। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये अंदर क्या है? मैट्रिक्स है। और ये क्रिस्टी है जो इनवेजिनेट होने से सेल मेम्ब्रेन के क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन के इनवेजिनेट होने से बनती है क्रिस्टी। इसके ऊपर ये जो आपको संरचना दिख रही है, इसमें ये सर्कल जैसी संरचना, इसको हमने बोल दिया हेड। और ये बीच वाली संरचना को स्टॉक बोलेंगे, और बाद वाली संरचना को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब अगर हम आगे डिस्कस करें कि हम इस एक संरचना को लेके अगर यहाँ डायग्राम से समझते हैं तो कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से संरचना है इसकी, ठीक है बच्चों। ये कुछ इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको, ऐसी है ना संरचना। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? इससे हम क्या बोल देंगे? एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया। इसमें कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। अब हम तीनों पार्ट को देखेंगे कि क्या क्या है। तो इससे क्या बोलेंगे हम? F1 सब यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? F1 सब यूनिट। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? F1 सब यूनिट, या क्या बोल सकते हैं इसको? हेड। या क्या बोलेंगे? हेड, ठीक है। जैसा कि हमने इस डायग्राम में बोला था, इसको क्या बोला था? हेड बोला था, ठीक है। क्या बोला था? हेड। या इसको क्या बोल सकते हैं? मेन पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर है? मैट्रिक्स में है, तो इसमें और क्या बोल देंगे? मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स में है ये। तो ये ऊपर वाली जो पार्ट हो गई वो क्या हो गई? F1, या इसको सब यूनिट बोल सकते हैं, जिससे हमने क्या बोला? हेड बोला, ठीक है बच्चों। क्या बोला? हेड बोला, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है, इसको क्या बोला था? स्टॉक। इसे क्या बोला था बच्चों? स्टॉक। ये क्या था? स्टॉक। अगर हम नीचे तीसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? F0। क्या हो जाएगा ये? F0 सब यूनिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? F0 सब यूनिट, या इसको क्या बोल देंगे? बेस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों? F0 सब यूनिट या बेस, जैसे इसको हमने बोला बेस, ठीक है। या F0
सब यूनिट। ठीक है बच्चों, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, F1 F नोट पार्टिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, F1 F नोट पार्टिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, F1 F नोट पार्टिकल। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, F1 F नोट पार्टिकल। साथ ही साथ इसको और क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलेंगे, या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल। या और क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीजोम। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजोम। ठीक है, ऑक्सीजोम। और क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एटीपी सिंथेज। क्या बोलेंगे, या एटीपी सिंथेज। क्या बोलेंगे, एटीपी सिंथेज। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम के जैसे काम करते हैं। क्या करते हैं, ये सारे एक एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज। क्यों, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, एक एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो F1 F नोट पार्टिकल होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो F1 F नोट पार्टिकल होता है, वो क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। एटीपी सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो एटीपी सिंथेसिस की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का F1 F नोट पार्टिकल है, क्या कर रहा है, एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, और जो ये एटीपी सिंथेसिस है, ये जहाँ पर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये एटीपी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, एटीपी सिंथेसिस जो होती है वो जिस जगह पे होती है उसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है बच्चों, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एडीपी है, मान लीजिए एडीपी क्या करता है, एडीपी के साथ एक क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 1 फॉस्फेट जुड़ेगा और क्या कर देगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। यानी कि जो एडीपी है उसके साथ एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 फॉस्फेट ऐड होके क्या बना रही है, एटीपी बना रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस जहाँ होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इसकी साइड क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर होता है ये, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में भी अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, तो कहाँ होता है, F1 F नोट पार्टिकल में होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट, F1 F नोट पार्टिकल में प्रेजेंट होता है। अब F1 F नोट पार्टिकल की अगर बात करें कि F1 F नोट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टी में। ठीक है बच्चों, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टी में। और अगर हम क्रिस्टी की बात करें
कि क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो क्रिस्टी कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये सारी प्रोसेस क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन में हो गई। तो हम बोल सकते हैं जो क्रिस्टी होता है वो इनर मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्रिस्टी क्या है, इनर मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक आप सबको। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर। किस पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर। प्यारे बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है इसमें क्या होती है, क्रेब साइकिल होती है। ठीक है, क्या होती है, क्रेब साइकिल होती है और एटीपी सिंथेसिस होती है। कौन कौन सी इसमें प्रोसेस होगी, बस हमें इतना ही इसमें ध्यान रखना है। क्या क्या हो रही है बच्चों इसमें, क्रेब साइकिल और एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस इसमें हो रही है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, और क्रेब साइकिल के हम यहाँ क्रेब साइकिल जो है उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी जो स्टडी होगी आगे हम जो है कहाँ करने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट में करेंगे इसकी स्टडी अच्छे से। ठीक है, कहाँ करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट, और वो भी किस में, प्लांट फिजियोलॉजी में क्रेब साइकिल के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमको बस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्रेब साइकिल होती है और एटीपी सिंथेसिस होती है। बाकी की जो हम इसकी डिटेल जो है ना वो आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप सब बहुत मेहनत करेंगे और इसी तरह मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू बच्चों।